दिस इज लकी लोया। आप लोग सबका स्वागत करते हैं इस तीसरे लेक्चर में। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी अल्मीडा के बारे में। अल्मीडा जो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल, और क्यों, कारण क्या था, पर्पस क्या था पोर्टुगीज़ का भारत में आने के सारे रीजंस को डिस्कस करा था। होप आप लोगों को, अगर इस तीसरे वीडियो को देखने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा पहले दो वीडियो को देखो आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे वीडियो की। अल्फोंसो डी अल्बुकर्की जो है उसको सक्सीड किया था अल्मीडा के बाद का वो गवर्नर जनरल था, पोर्टुगीज़ गवर्नर था भारत में। वो रियल फाउंडर था पोर्टुगीज़ पावर का ईस्ट में, यानी ईस्ट में पोर्टुगल का ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास की वजह से ईस्ट का सारा कुछ मिला था ना, तो ईस्ट का गवर्नर ही था ये अल्बुकर्की। अब ये बताए ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास कब हुआ था, कमेंट करें। मैं 10 मिनट बाद आपको आंसर दूंगा। 10 मिनट तक आप ट्राई करो कि आंसर दे सको। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास का ईयर ऑफ ट्रीटी आपको बताना है, ठीक है। तो एक उसने अपना टास्क कंप्लीट करके गया था। कौन कंप्लीट करके गया था? अल्बुकर्की। रियल मास्टर बना के गया था। एक्चुअली रियल पावर जो फाउंडर था वो अल्बुकर्की था। जो सपना देखा था अल्मीडा ने, उसको एक्चुअली धरातल पे एग्जीक्यूट किया था अल्बुकर्की ने, ये बोल सकते हो तो, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी। He secured for Portugal the strategic control of the Indian Ocean by establishing bases overlooking all the entrances of the sea। माने जितने भी एंट्रेंसेस है सी में आने के, सी में एंट्रेंसेस क्या होते हैं, वो चोक पॉइंट्स हो गए। चोक पॉइंट्स में स्ट्रेट हो गया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, एडन हॉर्मुज, जिसको कि सीज करने की बाद जिम्मेदारी दी गई थी अल्मीडा को, वो काम एक्चुअली करके दिखाया अल्बुकर्की ने। इसने क्या किया कि जितने भी एंट्रेंसेस हैं जो सी में आ रहे, समुद्र में आने वाले जो मार्ग है ना, उसको क्या करे, वहाँ पर बेस बना दिया इसने अल्बुकर्की ने, ठीक है। ओवरलुकिंग ऑल द एंट्रेंसेस टू द सी, तो बेस बनाए जो देखते हुए एंट्रेंसेस ऑफ द सी। दीज वेर पोर्टुगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन ईस्ट अफ्रीका ऑफ द रेड सी एट हॉर्मुज एट इन मालाबार एंड एट मलक्का। तो कहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना दिए थे इन्होंने? ईस्ट अफ्रीका में। अफ्रीका में पहला कौन आया था? बार्थोलोमेव डियाज आया था। कब आया था? 1487 में। 1487 में। अब वास्को द गामा भारत में कब आया था? 1498 में। कब आया था? मई 1498 में आया था ना, नहीं आया था? पहले वीडियो में देखा, नहीं देखा? तो अब हम लोग को पता चल गया कि पोर्टुगीज़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीका में है, रेड सी में हो गया, जो पहले जिसमें अरब लोगों का कंट्रोल था, अब ये लोग का कंट्रोल हो गया, और मुझ पे हो गया, रेड सी और मुझ पे, मलाबार पे, मलक्का पे, तो चौक पॉइंट्स पे इन लोगों का कंट्रोल हो गया। स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोलते हैं, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। तो पोर्टुगीज अंडर अल्बुकर्की bolstered their strongholds by introducing a permit system for other ships and exercising control over the major ship building centers in the region। तो पोर्टुगीज जो अल्बुकर्की के शासनकाल में उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए थे परमिट सिस्टम लगा के। परमिट सिस्टम लगाया था कि दूसरे शिप्स जो आएंगे उनको परमिशन लेना पड़ेगा, एक परमिट कटाना पड़ेगा, ठीक है। और मेजर शिप बिल्डिंग में भी उन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया कि जो शिप बनाने वाले, शिप बिल्ड करने वाले जितने भी सेंटर्स थे, वहाँ पर भी उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था, ठीक है। द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर इन द गल्फ एंड द रेड सी रीजन फॉर शिप बिल्डिंग ऑल्सो हेल्प द पोर्टुगीज इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। यानी टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से, क्राइसिस हो जाने की वजह से भी हेल्प किया था गल्फ में और रेड सी रीजन्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड और बनाने के लिए इसको पोर्टुगीज़ को। अल्बुकर्की एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। 1510 में गोवा लिया था अल्बुकर्की ने बीजापुर के सुल्तान से। 1510 में गोवा लिया था। किसने लिया था? अल्बुकर्की ने लिया, ठीक है। विथ ईज़, आसानी से ले लिया था। प्रिंसिपल पोर्ट जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर का, वो पहला बिट ऑफ टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी बन गया जो कि यूरोपियन के कंट्रोल में आने वाला। एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि उसका रूल के एक सती प्रथा हटा दिया था। अल्बुकर्की क्या था? सती प्रथा हटा दिया था। अभी जो अगर पूरे इंडिया की बात करें तो सती प्रथा कब हटा था? राजा राम मोहन रॉय के एक्टिव एंगेजमेंट और एक्टिव एफर्ट की वजह से, जो विलियम बेंटिक ने, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करो, कानून पास किया था सती प्रथा एबोलिशन का। विलियम बेंटिक जो है ने किया था ना, दूसरे किसी गवर्नर जनरल ने किया था, वो आप बताओगे। इंग्लिश किसने इंट्रोड्यूस किया था वो भी आप कमेंट में बताओ मेरे को। और अभी 10 मिनट पहले जो मैंने पूछा था आपसे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास क्या हुआ था, तो उसका राइट आंसर है 1497। तो किस का सही आंसर है वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि
कि सती प्रथा का अबोलिशन अपने टेरिटरी में किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। तो पोर्टुगीज़ लोगों का एक अच्छा प्रैक्टिस, मतलब वो लोग के हिसाब का अच्छा प्रैक्टिस क्या होता था कि वो लोग लोकल महिलाओं से शादी कर लिया करते थे। पोर्टुगीज़ जब भी इंडिया में आते थे तो वहाँ पे बच्चे बच्चे करके अपने लाइफ फैमिली वामली बना लेते थे यहाँ पर। तो गोवा प्रोविंस जो नॉर्थ का, गोवा और जो प्रोविंस और नॉर्थ का उन्होंने इस्टेब्लिश किया, एक गांव इस्टेब्लिश कर लिया और अपने आप को विलेज गांव का लैंडलॉर्ड बना लेते थे अपने आप को, और रोड्स भी बनाते थे। सिंचाई वाली काम जो है, इरिगेशन वाला काम ये लोग पोर्टुगीज़ वाला करते थे। नया क्रॉप भी ला के लेके आया था, नया मतलब फसल लेके आया था। तंबाकू का फसल लेके आया था, तंबाकू जो तंबाकू खाते हो ना तुम लोग, तंबाकू, तो तंबाकू का फसल ये लेके आए थे तुम्हारे खाने के लिए, ठीक है। और कैश्यू नट जो तुम्हारा काजू का बढ़िया वैरायटी का जो प्लांटेशन वैरायटी है वो लेके आया था। कोकोनट का अच्छा वैरायटी लेके आया था जिससे कि कोर रिगिन और कॉर्टेजेस में सपोर्ट मिल सके। So they introduced new crops like tobacco, cashew nut, better plantation varieties of coconut besides planting large groves of coconut in to meet the need of coir rigging and cottage cities जैसे कि गोवा, कोचिन में लोगों ने आर्टिसंस के तौर पर अपने आप को सेटल किया, मास्टर क्राफ्ट्समैन के तौर पर आर्टिस्ट बन गया, ट्रेडर होने के अलावा ठीक है। तो ये घर का जैसा ही हो गया था इंडिया पोर्टुगल का। तो निन्हो दा कुन्हा की बात करें, निन्हो दा कुन्हा जो है उन्होंने गवर्नर के तौर पर अपना ऑफिस लिया था नवंबर 1529 में। 1505 में लिया था, किसने लिया था बताओ, कमेंट में बताओ। 1505 में किसने लिया था? अल्मीडा ने लिया था, ठीक है। और ये अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क का 1510 में खाली ये गोवा लिया था, लेकिन इसने यहाँ पर लिखा नहीं गया है कब इसका गवर्नरशिप इसने अटेंड किया था, आप लोग लिख के बताओ, ठीक है। 1529 में निन्हो दा कुन्हा ने लेकिन अपना गवर्नर जनरल का पद संभाला था। ऑलमोस्ट एक साल बाद ही उसने हेडक्वार्टर जो था पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट का वो इंडिया का, वो कोचिन से गोवा लेके आ गया था। कोचिन से गोवा मिल गया था ना बीजापुर सुल्तान से 1510 में, लेकिन अल्बुकर्क ने लिया था, ठीक है। बहादुर शाह गुजरात का वो कन्फ्लिक्ट में था हुमायूं का, माने गुजरात का एक बहादुर शाह था, ठीक है। वो हुमायूं जो मुग़ल रूलर था ना, जो अकबर का पिताजी, उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में था, वो लड़ाई में था। तो उसमें पोर्टुगीज़ का मदद मांगा, रहे पोर्टुगीज़ आओ तो मदद करो हमको, हम तुमको कुछ देगा। क्या देगा? प्रॉमिस किया था कि ये बसेन देगा, बसेन का टेरिटरीज देगा और दीव देगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 1 ईयर लेटर शिफ्टेड हेडक्वार्टर्स ऑफ, ये तो हो गया। सो बहादुर शाह गुजरात ड्यूरिंग हिज कन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पायर हुमायूं सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज़ बाय सीडिंग टू देम इन 1534 में हेल्प मांगा था। तो आइलैंड ऑफ बसेन दे देगा बोला है, विथ इस डिपेंडेंसी एंड रेवेन्यूज़। बसेन के आइलैंड में जितने भी डिपेंडेंसी, उसका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आपका होगा, वो प्रॉमिस कर दिया। और उसने प्रॉमिस ये भी किया कि दीव बोल के जगह है वहाँ पर भी बेस दे देगा। लेकिन लेकिन बहादुर शाह का रिलेशन पोर्टुगीज़ के साथ में खट्टास होने लगी उसकी। जब हुमायूं जो है गुजरात से चला गया 1536 में, 1536 में, तो जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट में हो गए, लड़ने लगे। तो इसलिए बहादुर शाह ने एक वॉल ऑफ पार्टीशन खड़ी कर दी। तो इसको अपोजिट करते हुए पोर्टुगीज़ ने नेगोशिएट किया और बुलाया गुजरात रूलर को कि आ जाओ मेरे शिप में आओ, एक बार आओ तो मेरे जहाज़ में आओ। तो उसको मार दिया बहादुर शाह को गुजरात में, ठीक है, 1537 में। अब जो इवेंट है वो सुनो, सबसे पहले 1534 में हुआ था कन्फ्लिक्ट, और उसी 1534 में किया था उसने वादा बहादुर साहब गुजरात ने कि बसेन की टेरिटरी देगा और उसके डिपेंडेंसी और रेवेन्यूज़ के साथ में, और दीव में एक बेस दे देगा। लेकिन 1536 2 साल बाद जब हुमायूं चला गया गुजरात से, और उसके रिलेशन खट्टे होने लगे फिर पोर्टुगीज़ के साथ में, और वहाँ के रहने वाले लोग भी लड़ने लगे थे एक्चुअली पोर्टुगीज़ के साथ। तो वॉल ऑफ पार्टीशन खड़ी करी थी, इसीलिए उसके रिवेंज में इसने शिप में बुलाया, आपने इनवाइट किया और मार दिया 1537 में। 1 साल बाद ही मार दिया 1536 में जो वॉल ऑफ पार्टीशन किया था उसके बाद, ठीक है। दी कन्हा ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटलिंग मैनी पोर्टुगीज नेशनल देयर विथ हुगली एज देयर हेडक्वार्टर्स। मतलब दी कन्हा ने क्या किया था, बंगाल को अपना क्या किया, मेन सेंटर बनाने की कोशिश करी थी। बंगाल को जो है पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस से भरने की कोशिश करी थी। वहाँ पे बहुत सारे पोर्टुगीज नेशनल्स को सेटल करवा दिया था, हुगली अपना हेडक्वार्टर बना दिया था, ठीक है, हुगली का हेडक्वार्टर बना दिया था। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या थी पोर्टुगीज़ के लिए। इंडिया में गुजरात को छोड़ दो, जो कि महमूद बेगरहाँ का रूलर था जो वहाँ का,
नॉर्थन पार्ट जो है वो बहुत सारे छोटे पावर्स में डिवाइडेड था। नॉर्थ की बात करें ऊपर के, बहुत सारे छोटे पावर्स में डिवाइडेड था। दक्कन यानी साउथ की बात करें तो बहमानी किंगडम जो है वो छोटे छोटे किंगडम में टूटा हुआ था, और किसी भी पावर्स के पास अपनी खुद की नेवी नहीं थी अपने नाम पर, और ना ही उन्होंने अपनी खुद की नेवल स्ट्रेंथ को डेवलप करने की कोशिश करी थी। फार ईस्ट में इंपीरियल डिक्री जो चाइनीज़ एम्परर का, वो नेविगेशनल रीच को चाइनीज शिप तक ही लिमिट करता था। इन द फार ईस्ट द इंपीरियल डिक्री ऑफ द चाइनीज एम्परर लिमिटेड द नेविगेशनल रीच टू द चाइनीज शिप। अभी जैसे इन चाइना जो है साउथ चाइना सी में आ जाता है, इंडियन ओशन में आ जाता है, कहीं भी चला जाता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ निकल के आई कि ये अलास्का में चला गया, चाइना और रशिया मिलके अपने बड़े बड़े वारशिप, 5 बड़े बड़े वारशिप ले जाके धमकी देने के फौज में, मतलब है कि काउंटर बैलेंस करने की फौज में सुपर पावर है तो क्या हुआ, तुम हमारे जगह में आ जाते हो, कहीं भी घूम जाते हो, कहीं भी घूमने आ जाते हो, साउथ चाइना से में घुस जाते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया में घुस जाते हो, इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो हम भी अलास्का में आ गए, कौन सी बड़ी बात होगी। तो इस तरह से ये क्या, लेकिन तब के टाइम पे चाइनीज़ एम्परर ने क्या बोला कि लिमिट कर दिया था चाइनीज़ शिप को कि अपने एक रीजन तक ही रहो। तो इसका मतलब क्या है कि एक पूरी तरीके से मोनोपोली मिल गई थी पोर्टुगीज़ का, एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया था कि किसी की भी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई भी मतलब कंटेंडर ही नहीं है, नेवल राइवलरी के लिए कोई राइवल है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। तो एज रिगार्ड्स द Arab merchants and ship owners who until then dominated the Indian Ocean trade. So as regards the Arab merchants and ship owners who until then dominated the Indian Ocean trade, they had nothing to match the organization and unity of the Portuguese. अराब मर्चेंट्स और शिप ओनर्स जो है वो थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहा था ना इंडियन ओशन का, क्योंकि वो लोग रेड सी ट्रेड रूट से पहले क्या क्या व्यापार उपार करता था। लेकिन बाद में जब पोर्टुगीज ने अपना समुद्री मार्ग ढूंढ लिया, इन लोग के पास कैनन वैनन होता था पूरा, मतलब गोला बारूद असला इन लोग को मैच नहीं कर सकता था अरब लोग, ठीक है। असला वसला बहुत अच्छा था, यूनिटी था, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन था, ठीक है। तो और कैनन्स भी प्लेस था शिप में, तो इसकी वजह से क्या कुछ फेवरेबल कंडीशंस था पोर्टुगीज के पास। पोर्टुगीज स्टेट की बात करें तो जनरल टेंडेंसी इज टू अंडरएस्टिमेट द पोर्टुगीज होल्ड इन इंडिया। हमारे जनरल टेंडेंसी क्या होता है कि हम लोग ब्रिटिश को सारा कुछ गाते रहते हैं, लेकिन पोर्टुगीज होल्ड को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। और स्टार्ट ऑफ पोर्टुगीज द इंडिया, स्टार्ट ऑफ पोर्टुगीज द इंडिया, स्टेट ऑफ द पोर्टुगीज इंडिया, स्टेट ऑफ द पोर्टुगीज इंडिया बोल के उसमें लिखा हुआ है कि वाज इन द फैक्ट लार्जर एलिमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। एक बड़ा एलिमेंट था ये स्टेट, क्या था, स्टेट ऑफ द पोर्टुगीज इंडिया। पोर्टुगीज इंडिया का जो स्टेट था बड़ा एलिमेंट था इंडियन हिस्ट्री में। इसको जितना क्रेडिट दिया जाता है उससे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट था। Many of the coastal parts of India had come under the Portuguese power within 50 years of Vasco da Gama arrival. 1498 में 1500 के आसपास जो अराइवल हुआ था, 1550 के आसपास में बहुत बड़ी टेरिटरी जो है ना इसने ऑक्यूपाई कर ली थी पोर्टुगीज ने, ठीक है। कोस्टल पार्ट्स जो है, बहुत सारे कोस्टल पार्ट्स वो पोर्टुगीज पावर के अंदर आ गए थे 50 साल के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे ब्रिटिश को बात करें तो 1600 में आए, फिर 1757 तक ट्रेडिंग ही करी। 1757 में तब जाके गेम चेंजिंग, मतलब रॉबर्ट क्लाइव का डिसाइसिव बैटल हुआ इसके साथ में, हमारे सिराजुद्दौला के साथ में। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ। फ्रेंच वॉश कर दिया फ्रेंच को पूरी तरीके से। तो क्या है कि 150 साल लगे कम से कम, 1600 से 1750 तक का टाइम में 150 साल ट्रेडिंग करा, उसके बाद में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। लेकिन पोर्टुगीज आते ही 50 साल के अंदर में बहुत सारे टेरिटरी मतलब एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो पोर्टुगीज एक्वायर्ड सम 60 माइल्स ऑफ द कोस्ट अराउंड गोवा। 60 माइल गोवा के अराउंड में 60 माइल तक का जगह जो है इसने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ऑन द वेस्ट कोस्ट फ्रॉम मुंबई टू दमन एंड दीव टू दी अप्रोचेस टू गुजरात दे कंट्रोल्ड अ नैरो ट्रैक विद 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। यानी वेस्ट कोस्ट में मुंबई से लेके दमन दीव तक, मुंबई से दमन एंड दीव तक अप्रोच करते हुए गुजरात को उन्होंने एक बहुत पतला जो ट्रैक होता है, 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इसमें शामिल थे और हंड्रेड्स यानी सैकड़ों टाउन्स और विलेजेस इसमें शामिल थे। वो उसका कंट्रोल उसके हाथ में, पोर्टुगीज के हाथ में आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो साउथ में इनका इन साउथ दे हैड अंडर देम अ चेन ऑफ सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस एंड ट्रेडिंग पोस्ट लाइक मंगलोर, कैनन और कोचिन, कलिकट। तो साउथ में यानी दक्षिण की बात करें ना, दक्षिण में
तो इन लोगों के पास सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस का चेन था, ट्रेडिंग पोर्ट जैसे मैंगलोर था, कैननौर था, कोचिन था, कैलिकट था। एंड दो देयर पावर इन मालाबार was not consolidated enough to ensure to influence on the control or the control over the local rulers who held the spice growing land। अब इतना कुछ है, इतना कुछ जगह है, तो हाँ ठीक है, पावर किसमें मैंगलोर मालाबार में कंसोलिडेट नहीं था, लेकिन इतना पावर ही काफ़ी था इन्फ्लुएंस करने के लिए लोकल रूलर्स को, जिसका स्पाइस ग्रोइंग लैंड था। ठीक है, पोर्टुगीज इस्टेब्लिश किया फर्दर मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट ईस्ट कोस्ट पे, सैन थोम पे चेन्नई में, और नागापट्टनम का आंध्रा में। पोर्टुगीज ने बाद में क्या मिलिट्री पोस्ट एक बना दिया और सेटलमेंट बनाया ईस्ट कोस्ट में, सैन थोम वाले ईस्ट कोस्ट में, चेन्नई के सैन थोम में ईस्ट कोस्ट में एक क्या मिलिट्री सेटलमेंट बनाया, और नागापट्टनम में आंध्र में एक मिलिट्री सेटलमेंट बनाया। मिलिट्री पोस्ट कहाँ बनाया भाई? सैन थोम में ईस्ट कोस्ट एंड सैन थोम, चेन्नई में ईस्ट कोस्ट, सैन थोम, चेन्नई सैन थोम और नागापट्टनम आंध्रा, नागापट्टनम आंध्रा, चेन्नई सैन थोम, नागापट्टनम आंध्रा, मिलिट्री पोस्ट डाला। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी के ख़त्म होने तक, यानी 1501 to 1599, यानी लेटर हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, दैट मीन्स ख़त्म होने के बाद 1580 1590s की बात हो रही है। तो टुवर्ड द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी वेल्दी सेटलमेंट हैड ग्रोन इन द हुगली इन वेस्ट बंगाल, यानी 1600 में तो ब्रिटिश आए, तो अभी तक ब्रिटिश आए नहीं, लेकिन अच्छा एक वेल्दी सेटलमेंट अभी तक इन लोगों ने ग्रो कर लिया हुगली में, वेस्ट बंगाल में। Envoys and ambassadors were exchanged between Goa and many of the major kingdoms in India at the time। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एम्बेसडर्स जो है वो एक्सचेंज होते थे गोवा और बहुत सारे किंगडम्स में इंडिया के। ट्रीटी साइन हुई थी गोवा और डेक्कन सुल्तान में 1570 में। एक संधि हुई थी डेक्कन सुल्तान यानी दक्षिण का सुल्तान और गोवा के बीच में 1570 में। 1510 में गोवा मिली थी और 1570 में जाके मतलब है कि 60 साल में एक ट्रीटी साइन करने लायक हो गए थे ये लोग, which were regularly renewed as long as their kingdoms lasted। जब तक कि किंगडम रहेगा तब तक रिन्यू करा जाएगा। Portuguese always had a role to play in the successive battles for the balance of powers between Vijayanagara and Deccan Sultanate, between the Deccans and the Mughals, and between the Mughals and the Maratha। अब देखो ये जो लोग डिवाइडेड थे इंडिया में, इसीलिए इंडिया की यूनिटी नहीं रह पाई थी, क्योंकि इन लोगों के बीच में झगड़े होते थे। विजयनगर और डेक्कन सुल्तान, इन लोगों के बीच में झगड़े होते थे। अब इन लोगों के बीच में झगड़ों को बैलेंस करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर का काम करता था ये पोर्टुगीज़। कोई आदमी जैसे कि अब विजयनगर अपने आप को कमज़ोर पा रहा है, लग रहा है कि ये हम दक्कन सुल्तान से कैसे जीतेंगे, तो पोर्टुगीज़ को फेवर में ले लेते थे, तो इस हिसाब से लड़ते थे। या कोई मतलब अलायंस बना के पोर्टुगीज़ के मदद से ये लोग लड़ाई करते थे बाद में, बैलेंस ऑफ पावर्स के डेक्कन्स और मुगल्स के बीच में, मराठा मुगल्स के बीच में। इंटरेस्टिंगली जो पोर्टुगीज़ जो पहला यूरोपियन था, पोर्टुगीज़ पहला यूरोपियन था, वो भारत में आया था, वो लास्ट था, वो भारत की धरती से गया था। ये 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैप्चर किया वापस गोवा को, दमन और दीव को उनसे। पोर्टुगीज़ को 1961 में कैप्चर किया, 61 में, 47 में आज़ादी मिल गई, 61 लग गए वापस से गोवा लेने के लिए, दमन एंड दीव लेने के लिए पोर्टुगीज़। तो पहला सबसे पहला आया और लास्ट में गया, सबसे लास्ट, सबसे देर से गया। Interestingly, the Portuguese, the first European to come to India, were also the last to serve this land, to leave this land. Sorry, how serve तो नहीं करें, leave this land. It was 1961 before the government of India captured Goa, Daman and Diu from them. Portuguese administration in India. The head of the administration was Viceroy, which served for 3 years with his secretary and in later years council। मतलब जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था, वाइसरॉय होता था। पहले क्या गवर्नर बोला ना मैंने, 3 साल का गवर्नरशिप, तो अब ये क्या है, वाइसरॉय भी होता था इन लोगों का 3 साल का, उसका सेक्रेटरी होता था, बाद में लेटर ईयर्स में काउंसिल होता था। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस केम द वेदर द फजेंटा रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज एंड कार्गोस एंड डिस्पेच ऑफ द फ्लीट्स। अब देखो जिससे मैंने बताया था परमिट सिस्टम लगाया था इन्होंने, तो कार्गो वार्गो का क्या क्या रेवेन्यू आएगा ना, तो रेवेन्यू के लिए वेदर द फजेंडा रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कार्गोस के रिस्पॉन्सिबल था, फ्लीट्स के डिस्पैच के लिए, यानी आर्मी की जो फ्लीट होती है, टुकड़ी होती है, उसको डिस्पैच करना है, रवाना करना है। ठीक है, कार्गोस के बारे में देखना है, रेवेन्यू का मैनेजमेंट करना है, इसका पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर था, वेदर द फजेंडा। फ्लीट को रवाना करना है, पैसे का हिसाब रखना है, मतलब ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है पैसे, कार्गो डिस्पैच करना है। तो ये सब क्या वजो वेगोर वेगोर द फजेंडा, वेगोर द फजेंडा, वेगोर द फजेंडा बोलो कमेंट में क्या है, क्या समझ में आया बताओ। फोर्ट्रेसेस जो है अफ्रीका से चाइना तक, वेयर अंडर द कैप्टन्स असिस्टेड बाय फैक्टर्स। अफ्रीका से चाइना तक जितने भी फोर्ट्रेसेस है, जितने भी वो लोगों ने बना लिए बिल्डिंग्स वगैरह, फैक्ट्री वैक्ट्रियाँ बना ली बड़ी तरीके से, बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन करा ली। तो वो से जितने भी फैक्ट्रीज थे वो कैप्टन के अंडर में थे, जो असिस्ट जिसको करता था, फैक्टर्स असिस्ट करता था। हुज पावर वाज इंक्रीज्ड बाय द डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड वाज टू ऑफन यूज्ड फॉर पर्सनल एंड्स, यानी वाज टू ऑफन यूज्ड फॉर पर्सनल एंड्स। मतलब फैक्टर्स जो होता था वो असिस्टेंट होता था कैप्टन का। कैप्टन जो है वो सारा कंट्रोल इसके पास, कैप्टन के पास होता था, कैप्टन फोर्ट्रेसेस का, लेकिन उसके असिस्टेंट होते फैक्टर्स। लेकिन कम्युनिकेशन जहाँ पर एरर हो जाता था, डिफ़िकल्टी हो जाती थी, तो पूरा पावर फैक्टर के हाथ में आ जाता था। तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वो पावर्स का इस्तेमाल करता था, बार बार इस्तेमाल करता था। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज, द मूर्स वेर द बिटर एनिमीज ऑफ द पोर्टुगीज इन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में मूर्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिटर एनिमी थे इसके, पोर्टुगीज़ की। मूर्स वेर द बिटर एनिमी ऑफ पोर्टुगीज इन नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका। सो वेयर द अरब्स अराइविंग इन द ईस्ट, तो अरब्स जो है वो ईस्ट में भी आ रहे थे, जैसे कि मैंने बताया 1526 में आ गए ना बाबर। तो वेयर द अरब्स अराइविंग इन द ईस्ट, द पोर्टुगीज ब्रॉट विद देम द सेम जील टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। तो पोर्टुगीज़ जो है उनके साथ में लाया, जो अरब बाबर ऊपर आया, अकबर ऊपर आ रहा है, उसके साथ में अपना क्रिश्चियनिटी का जील को भी लेके आ रहा है। इसलिए एक बात बताऊँगा, मैं अभी बताऊँगा रिलीजियस पॉलिसी जो है पोर्टुगीज़ का क्या था। उसमें फ़ैन भी बन गए थे बहुत सारे इसके, अकबर खुद फ़ैन था बड़ा इसका, पोर्टुगीज़ का, ठीक है। तो एंड विश टू परसिक्यूट ऑल मुस्लिम, मतलब पहला क्या था, क्रिश्चियनिटी को फैलाना और अत्याचार करो मुस्लिम के ऊपर, यही था इन लोग का गोल, पोर्टुगीज़ लोगों का। इनटॉलरेंट टुवर्ड मुस्लिम्स, द पोर्टुगीज़ वर इनिशियली क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज, माने सहिष्णुता नहीं थी, सहनशीलता नहीं थी किसके अगेंस्ट में, मुस्लिम के अगेंस्ट में। मुस्लिम को नहीं सहेंगे, उसको पूरी तरीके से अत्याचार करेंगे, परसिक्यूट करेंगे, लेकिन हिंदूज़ को परसिक्यूट नहीं करेंगे, टॉलरेट करेंगे, सहेंगे, हिंदूज़ को जाने देंगे। क्रिश्चियन नहीं है तो क्या हुआ, वो तो हिंदू है, कोई बात नहीं। लेकिन ओवर टाइम होते होते जैसे कुछ समय बीता, गोवा का इंक्विजिशन जैसे हुआ, माने गोवा जैसे मिल गया 1510 में बीजापुर सुल्तान से मिल गया ना गोवा, तो जो हिंदूज़ के प्रति जो रवैया है वो बदल गया और हिंदू के प्रति भी अत्याचार करने लगे। लेकिन इस अत्याचारी बिहेवियर की वजह से भी, इनटॉलरेंट बिहेवियर की वजह से भी होने के बावजूद भी जेस्यूट्स जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन डालने में कामयाब हो गया अकबर के कोर्ट में। अकबर का कोर्ट में बहुत बढ़िया ज़बरदस्त इंप्रेशन था जेस्यूट्स का। जेस्यूट जो पोर्टुगीज़ लोगों के फादर वादर होते हैं ना, क्रिश्चियन लोगों के, वो लोग बहुत ही मतलब अच्छा इन्फ्लुएंस डाल के रखा था, इम्प्रेस करके रखा था अकबर को। मेनली ड्यू टू दी अकबर के कोर्ट को, मेनली ड्यू टू दी मुगल्स एम्परर्स इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन ऑफ थियोलॉजी, क्योंकि एम्परर जो है अकबर का इंटरेस्ट था थियोलॉजी के ऊपर, इसके वजह से। तो इसीलिए ये लोग अकबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अकबर के बाद जहांगीर आएगा, जहांगीर पहले तो इंटॉलरेंट रहेगा, उतना ज़्यादा भाव वाव नहीं देगा, उसके बाद में पूरा आलीशान कोर्ट वोट बनवा देगा इसके लिए, पोर्टुगल लोगों के लिए, फादर लोगों के लिए। जैसे पोर्टुगल में रहता है ये लोग वैसे यहाँ पर रहेंगे। बाद में कुछ गड़बड़ करेगा ये लोग, इसके बाद में फेवर जो लॉस हो जाएगा, मुगल्स का फेवर जो मिला था पोर्टुगल को वो लॉस हो जाएगा। किस तरह से होगा सारा कुछ जाना। इन 1579 September 1579 अकबर फॉरवर्डेड a letter to the authorities at Goa requesting them to send 2 learned priests। 1579 में अकबर ने एक लेटर लिखा कि किसको लिखा, गोवा में लिखा अथॉरिटी को, गोवा को अथॉरिटी को भेजो तो 2 अपना पंडित भेजो तो पंडित। द चर्च अथॉरिटीज इन गोवा eagerly accepted the invitation, seeing it a chance to convert the emperor to Christianity and with him his court and people। चर्च अथॉरिटी देखा ये तो बहुत ज़बरदस्त एकदम बम्पर चांस मिला अपने को कि कोर्ट अकबर को कोर्ट के साथ, उसका पूरा जितने भी कोर्ट में जितने नवरत्न सररत्न हैं सबको क्रिश्चियनिटी में बदलने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका मिला है हमको। तो जेस्यूट फादर रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंजेरेट जो है वो इस चीज़ के लिए सेलेक्ट हुआ। 2 जो पंडित हैं वो कौन थे, रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंजेरेट। रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंजेरेट
रोडोल्फो एक्वाविवा और अरे मोन्जोरेट, कौन था मोन्जोरेट? क्या मोन्जोरेट? एंटोनियो मोन्जोरेट। ये लोग फतेहपुर सिकरी पहुंचा था 1580 में, 28 फरवरी 1580 में, और इनको ऑनर के साथ रिसीव किया गया। अच्छा, आओ सम्मान के साथ। एक्वाविवा और मोन्जोरेट जो है वो 1583 में वापस गया, 3 साल रहा, 3 साल वापस चला गया। लेकिन अपना जो उसका जो होप था, आशाएं हैं, वो पूरा नहीं हो पाया पोर्टुगीज़ का। Belying the hopes the Portuguese entertained of Akbar's conversion to the Christian faith. The second mission called by Akbar in 1590 also ended on a similar note in 1592. 1580-83 जैसा एंड हुआ था वैसे ही वापस से अकबर ने बुलाया था 1590 में, 1590 में वापस से 1592 में वही चीज़ रिजल्ट, कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया, वही चीज़ हुआ, अकबर कन्वर्ट नहीं कर पाया, वापस चला गया वो। द थर्ड मिशन अगेन इन्वाइटेड बाय अकबर, अकबर ही इन्वाइट कर रहा थी तीन मिशन को। Arrived in 1595 at Lahore, where the court was then deciding and continued as a sort of permanent institution, thereby extending its influence on a secular politics. लेकिन जब तीसरी बार इन्होंने बुलाया 1595 में, लाहौर में बुलाया था, तो कोर्ट वहाँ पर बैठा था और लगातार ही चल रहा था परमानेंट इंस्टीट्यूशन की तरह। ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन ही बन गया कि लगातार चलेगा, और ये एक सेकुलर पॉलिटिक्स में, जो सेकुलरिटी का मतलब क्या है, को सब धर्म को बराबर मानना, इस तरह से जो होता है ना सेक्युलरिटी, यानी हर एक धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देना, सेक्युलरिटी में थोड़ा इन्फ्लुएंस करने लगे, क्रिश्चियनिटी थोड़ा हावी होने लगा। तो फादर जेरोम जेवियर और इमानुएल पिनहीरो वेयर द लीडर्स ऑफ द मिशन। तो ये जो 1595 वाला मिशन था वो जेवियर उसका फादर था, उसका लीडर था फादर क्या नाम है इसका, अरे भाई जेरोम जेवियर एंड इमानुएल पिनहीरो। जीरोम जेवियर इमानुएल पिन हीरो, पिन का हीरो था ये, पिन वाला हीरो। पिन से क्या करते, कपड़े सिलाए, तो तलवार से पिन, तलवार वाला काम पिन नहीं कर सकता, पिन वाला काम तलवार नहीं कर सकते, तो ये पिन वाला हीरो था, इमानुएल पिन हीरो। और जेवियर था, जेरोम जेवियर था, ये एक्स मैन की टीम थी, जेवियर एंड पिन हीरो। ये 1595 वाले मिशन वाले थे जिन्होंने कंटिन्यू करवाया था, मतलब अपने कोर्ट वोट को कंटिन्यू लेक्चर्स दे रहे थे इधर में, ठीक है। Their letter to the court were become very widely known for the information they provided on the latter part of the Akbar's reign. तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया, वाइडली नोन होने लग गया। प्रिंस सलीम ऑन द असेंडिंग द थ्रोन ऑन जहांगीर जब बन रहा था वो ना, प्रिंस सलीम ही क्या हुआ, जहांगीर बना था, उसने एसवाइज किया मुस्लिम्स को, एसवाइज्ड मुस्लिम्स बाय नेग्लेक्टिंग द जेसुइट फादर्स। ग्रेजुअली हाउएवर हिज टेम्पररी estrangement from the Jesuit ended, and in 1606 he renewed his favor to them. The elegant and spacious church, बहुत ही बड़ा spacious church दे दिया लोग, at Lahore was allowed to be retained by them, कि रखो तुम अपने पास इतना बड़ा चर्च। Then along with the collegium or the priest residence, collegium मतलब बहुत सारे पंडितों का collegium के साथ में, और उनका रहने की भी व्यवस्था कर दी गई। तो इससे जैसे बताया कि 1608 में करी गई, 1606 में। पहले तो क्या था, ये लोग इग्नोर कर रहे थे, जहांगीर इग्नोर कर रहा था, बाद में इसको ये जो इग्नोरेंस है, टेम्प्रेरी इग्नोरेंस छोड़ा, और एक बड़ा सा चर्च जो है वो अलाउ कर दिया कि रहो आप लोग वहाँ पर रेसिडेंस के साथ। 1608 में 20 बैप्टिस्ट वेर कैरिड आउट इन आगरा, द प्रीस्ट पब्लिकली एक्टिंग विथ एज मच लिबर्टी एज इन पोर्टुगल। 1608 में जो 20 बैप्टिस्ट हैं वो लाए गए आगरा में, और वो 20 बैप्टिस्ट जो है इस तरह से रहते थे जैसे पोर्टुगल में रहे। जहांगीर्स कंडक्ट वाज सच दैट द जेसुइट प्रीस्ट बिकम होपफुल ऑफ ब्रिंगिंग हिम विद इन द क्रिश्चियन फोल्ड, हाउएवर देयर होप्स वर बिलाइड। मोरओवर एरोगेंट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पोर्टुगीज वाइसरॉय क्रिएटेड ए रिफ्ट विद द मुगल एम्परर। यानी जो पोर्टुगीज वाइसरॉय का जो एक्शन था, एरोगेंट एक्शन था बहुत, उसकी वजह से ये जो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने का जो इन लोगों का सपना था, वो सपना ही रह गया, ठीक है। अब कैसे ये पोर्टुगीज फेवर जो है लॉस हो गया, पोर्टुगीज अपना फेवर कैसे लॉस किया मुग़ल के हाथों, तो ये बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फैला दो वायरल कर, ओके। तो चलिए फिर रिज्यूम करते हैं इस लेक्चर को, क्योंकि मेरा मन नहीं किया इसको एंड करने का, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, चलो इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पोर्टुगीज लॉस फेवर विद द मुगल्स। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस विथ हिज शिप हेक्टर
रीच्ड सूरत। माने ये जो विलियम था ना, कैप्टन विलियम हॉकिंस था, हॉकिंस आया था हेक्टर के साथ सूरत में, हॉकिंस आया था हेक्टर के साथ सूरत में, हॉकिंस आया था हेक्टर के साथ सूरत में, हेक्टर लेके, शिप का नाम था हेक्टर है। 1608 में आया था, 1608 में हेक्टर लेके आया था विलियम हॉकिंस। और सूरत में आया था, सूरत देखने आया था सबसे पहले ब्रिटिश हम लोगों का, सूरत देखने आया था। He brought with him a letter from James I, King of England, to the Mughal court of Jahangir requesting permission to do business in India. तो वो लेटर लाया था जेम्स वन से, जो किंग ऑफ इंग्लैंड था, उससे लेटर लाया था मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर में, रिक्वेस्ट करते हुए कि परमिशन दे दो ना, बिजनेस करने का परमिशन दे दो ना। तो फादर पिन हीरो और द पोर्टुगीज अथॉरिटी जो है अपना पूरा जोर लगा दिया हॉकिंस को रोकने के लिए मुगल कोर्ट में, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाया। पिन हीरो और जेवियर जो क्या था, वो लोग 1595 के मिशंस का हेड था। उसके बाद से एक कोर्ट, परमानेंट कोर्ट बिठवा दिया गया था अकबर के रीन में। उसके बाद जहांगीर जब शासनकाल लिया था तब भी उन लोग को एक स्पेशल चर्च दिया गया था। और 1606 में 1608 में 20 बैप्टिस्ट को लाया गया था, उसको वो लोग बहुत फ्रीली रह रहे थे। अब 1608 में ही आया था इंग्लिश मैन विलियम हॉकिंस हेक्टर लेके शिप को, और सूरत में आया था और जेम्स वन का ले आया था, फरमान लाया था, मतलब लेटर लाया था, सॉरी फरमान कैसे ही दे सकता मुझे, लेटर लाया था, बोला बिजनेस करने दो हमको, रिक्वेस्ट करें। तो फादर पिन ने रोक नहीं पाया और ये लोग पोर्टुगीज अथॉरिटी रोक नहीं पाया। जहांगीर एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स हॉकिंस ब्रॉट फॉर हिम एंड गैव हॉकिंस अ वेरी फेवरेबल रिसेप्शन इन 1609। तो हॉकिंस का जो गिफ्ट है वो सब ले लिया, जहांगीर एक्सेप्ट किया और एक फेवरेबल रिसेप्शन दे दिया 1609 में, 1609 में किसको, हॉकिंस को। ठीक है, इसका कारण भी था क्योंकि हॉकिंस जो है वो तुर्की लैंग्वेज भी जानता था, तो वो बात किया था एम्परर से उसी लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर का मदद लिए बिना। इंटरप्रेटर का मदद लिया जाता है ना, कोई एक लैंग्वेज को अगर किसी दूसरे लैंग्वेज को बताना है कि हम उसको बोलेगा, वो उसको कन्वर्ट करके बताएगा, नहीं हम जानता है डायरेक्ट बोले, तो तुर्की डायरेक्ट बताया, तुर्की में बात करके, तो उसको हॉकिंस के साथ खुश हो गया वो जहांगीर, उसको मनसबदार बना दिया 400 का, 30,000 का सैलरी के साथ में। अपेरेंटली उसने कभी लिया नहीं। हॉकिंस जो है वो आर्मेनियन क्रिश्चियन जो है आर्मेनियन क्रिश्चियन की डॉटर के साथ उसने विवाह किया था। हॉकिंस वॉज ऑल्सो मैरिड टू द डॉटर ऑफ द आर्मेनियन क्रिश्चियन नेम्ड मुबारक शाह नाम की जो है वो उसकी डॉटर थी आर्मेनियन क्रिश्चियन की, मुबारक शाह, इसके साथ में शादी करी थी उसने हॉकिंस। द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटी टू द इंग्लिश ऑफेंडेड द पोर्टुगीज, यानी जो इंग्लिश लोगों को ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो इससे पोर्टुगीज तो नाराज़ होंगे ना कि हम भी बिज़नेस करने, हम ही बिज़नेस करेंगे, वो क्यों बिज़नेस कर रहा है, कॉम्पिटिशन क्यों करवा रहा है तुम लोग, मैंने मुगल्स लोगों को से नाखुश होगा ना पोर्टुगीज। हाउएवर आफ्टर नेगोशिएशन ए ट्रूस वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द पोर्टुगीज एंड द मुगल एम्परर, द पोर्टुगीज स्टॉप्ड द इंग्लिश शिप्स फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत। बेफल्ड हॉकिंस लेफ्ट द मुगल कोर्ट इन 1611। लेकिन जो क्या बोल रहे हैं, तशाकशी जो चल रही थी, जो खिंचातानी चल रही थी मुगल एम्परर और पोर्टुगीज़ के बीच में, वो एक सेटलमेंट इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन पोर्टुगीज़ ने इंग्लिश शिप को रोक दिया सूरत के बंदरगाह में, सूरत के पोर्ट में घुसने से। और एक बेफल्ड, तो इस तरह से इरिटेटेड बेफल्ड हॉकिंस जो है वो मुगल कोर्ट को छोड़ के 1611 में भाग खड़ा हुआ। वो पोर्टुगीज़ इंट्रूशन को और चेक को काउंटर करने नहीं कर पा रहा था, अनेबल था, इसकी वजह से वो भाग खड़ा हुआ। और मुगल पॉलिसीज़ विसिलेट हो रही थी, मतलब कभी इसके तरफ कभी उसकी तरफ, विसिलेटिंग मुगल पॉलिसीज़ की वजह से इरिटेट होकर अनेबल टू काउंटर दी पोर्टुगीज़ छोड़ के भाग गया 1611। हाउएवर इन नवंबर 1612 द इंग्लिश शिप ड्रैगन अंडर कैप्टन बेस्ट अलॉन्ग विद द लिटिल शिप द ओसिएंडर सक्सेसफुली फॉट अ पोर्टुगीज फ्लीट। जहांगीर, who had no navy worth its name, learned of the English success and greatly impressed. पावर्स दम से इम्प्रेस हुआ, ये दम दिखाया कैप्टन बेस्ट ने। क्या दम दिखाया इसने, ड्रैगन लेके आया था और ओसिएंडर लेके आया था, ड्रैगन नाम का इंग्लिश शिप और ओसिएंडर नाम का इंग्लिश शिप लेके आया था और हरा दिया था पोर्टुगीज फ्लीट को हरा दिया था। जो जहांगीर, जिसका कोई खुद का नाम पे वो नेवी नहीं था ना, वो देखा कि पावर, नेवी का पावर देखा ना
तो वो ग्रेटली इम्प्रेस्ड हो गया इंग्लिश के साथ। द पोर्टुगीज एक्ट ऑफ पायरेसी ऑल्सो रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इम्पेरियल मुगल गवर्नमेंट। पायरेट्स थे, सी पायरेट्स थे साले पोर्टुगीज, तो इसकी वजह से पायरेसी करते थे, लूटपाट करते थे। समुद्री लुटेरे होते हैं ना, तो लूटपाट करते थे, किसी का कार्गो जा रहा लूट के ले लेते थे। जैसे कि जंगल में कहानियाँ सुनी होंगी, जंगल में जा रहा है तो वहाँ पे लुटेरे होते हैं, लूट के ले जाते हैं। तो ये लूट के डकैत थे, तो सी के समुद्री डकैत थे, पायरेट्स थे। तो इसकी वजह से भी मुगल गवर्नमेंट के साथ इनकी लड़ाइयाँ चलती थी। 1613 में पोर्टुगीज ऑफेंडेड जहांगीर द कैप्चरिंग मुगल शिप्स, इम्प्रिजनिंग मेनी मुस्लिम्स एंड प्लंडरिंग द कार्गोस। ये पोर्टुगीज़ ने क्या किया, मुगल शिप को पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था, सीज करके मुगल्स वहाँ पे मुस्लिम्स थे, वो लोग को क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था और कार्गोस को प्लंडर कर दिया था। इसके लिए बहुत गुस्सा हो गए थे मुगल्स वगैरह। तो एक एनरेज्ड जहांगीर ने ऑर्डर किया मुकारब खान को ऑर्डर दिया कि जाओ, जो कि चार्ज में था सूरत का, कि कॉम्पेंसेशन लेके आओ, जाओ तो कॉम्पेंसेशन लेके आओ, जो हमारा कल लॉस हुआ है उसका क्षतिपूर्ति लेके आओ। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां दैट द एडवांटेजेस विच द पोर्टुगीज एंजॉयड इन द मुगल कोर्ट वर लॉस्ट फॉरएवर। लेकिन जहांगीर तब भी अपना जो आलीशान चर्च दे के रखा था पुरोहित पंडित लोगों को रहने के लिए, क्रिश्चियनिटी फैलाओ, बैप्टिस्ट लोगों को पूरा तरीके से लेके आओ, खुलेआम घूर रहे थे। तो ये जो एडवांटेजेस, जो फेवर वेवर है, वो ख़त्म नहीं किया था जहांगीर, लेकिन शाहजहां के टाइम में कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। ये कुछ कारण थे जो पहले कारण बताया था, उसकी वजह से। ऑल्सो लॉस्ट वेयर द होप्स ऑफ कन्वर्टिंग द रॉयल फैमिली एंड द मुगल इंडिया टू क्रिश्चियनिटी। तो रॉयल फैमिली को कन्वर्ट करने का जो होप है वो तो हमेशा के लिए धरा रह गया। आई होप दैट द पोर्टुगीज हेल्ड because of the welcome accorded to them and their religion by the Akbar and Jahangir, their religion by the Akbar and Jahangir। तो ये बात हो गई कुछ कि किस तरह से फेबर जो है लॉस हो गया, क्या कारण थे। अब हुगली का कैप्चर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अरे मेरा कहाँ गया रिकॉर्डिंग, ये रहा।